हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक फरकिया हियर अगेन वेलकमिंग यू ऑन सिविल लर्नर्स। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मध्य भारत के पठार के बारे में, और आज का जो टॉपिक है अपना वो मालवा का पठार के बारे में पढ़ना है अपन को। मध्य भारत के पठार में अपन ने उसके सारे डायमेंशंस क्लियर किए थे, एक एक फैक्ट मैंने आपको बताया था। और आपने नहीं देखा हो तो लास्ट वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। और उसमें मध्य भारत के पठार के अपन ने क्षेत्रफल, विस्तार से लेकर महत्व, चुनौतियां तक के बारे में डिस्कस किया था। और आज का जो वीडियो है हमारा मालवा का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। इसका जो क्षेत्रफल है पूरे मध्य प्रदेश में 28% क्षेत्रफल मालवा के पठार का है। और इसका टोटल एरिया देखते हैं तो 88,222 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। और इसके बारे में आज अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट। जैसे मैंने मध्य भारत के पठार के बारे में पढ़ाया था, ऐसे ही मैं आपको ये पठार भी पूरा कवर करवाऊंगा। तो आप देखते रहिए मालवा के पठार के बारे में। अपन सबसे पहले इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये मध्य प्रदेश में किस साइड में स्थित है। तो मैप के थ्रू अपन देखते हैं, इसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है मालवा का पठार। इसके पूर्व में देखें तो इधर बुंदेलखंड का पठार स्थित है, इधर जो है मध्य भारत का पठार स्थित है, इधर नर्मदा सोन घाटी प्रदेश स्थित है, और इधर की बात करें तो राजस्थान का अरावली रेंज यहाँ पर स्थित है। ये हमारा मेन जो मैप के थ्रू अपन देखना है इसकी स्थिति वो देख लिया है। अब इसके बाद अपन इसकी सारी डायमेंशंस को उसी जैसे मध्य भारत के पठार को अपन ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऐसे ही इसको भी अपन अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको मालवा पठार। और एक कर्क रेखा जो यहाँ से निकलती है अपने मध्य प्रदेश से, वो इसके लगभग मध्य से होकर ही निकलती है। मतलब ठीक मध्य से नहीं निकलेगी, ठीक मध्य से जो आगे जो नेक्स्ट पठार आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे। इसमें जो है लगभग मध्य से निकलती है मालवा के पठार से कर्क रेखा, ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो डिस्कस करते हैं अपन इसके डायमेंशंस के बारे में। इसको सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसकी कौन सी चोटियाँ है, कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, कौन सी चट्टानें यहाँ पर है, कौन से खनिज यहाँ से मिलते हैं, तो सारी डिटेल्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना, ताकि आपके सारे डायमेंशंस नोट्स में नोट कर लोगे आप सारे फैक्ट्स, तो आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा और आपको सारे फैक्ट्स याद भी हो जाएंगे। तो ये अपन ने इसको सारे फैक्ट्स पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। इसको सबसे पहले इसका स्थिति और विस्तार देखेंगे अपन, उसके बाद इसकी अपन देखेंगे क्षेत्रफल और इसकी लंबाई ऊंचाई क्या है। इसके बाद इसकी चोटियाँ कौन सी है जो कि सबसे ऊंची चोटियाँ है। इसके बाद नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है। चट्टानों के बाद खनिज के बाद कृषि और मृदा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से औद्योगिक केंद्र विकसित हुए उसके बारे में बात करेंगे। औद्योगिक केंद्र के बाद एक और जो मेन पॉइंट अपने यहाँ पे रहता है, इसका तापमान और जलवायु कैसी है। और लास्ट में अपन महत्व के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो कि 2 टाइप का महत्व होगा, महत्व जब आएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मध्य भारत का पठार का मैं आपको बता नहीं पाया था, तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया था। इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अपन देखते हैं तो 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है पठार। और इसका देशांतरी विस्तार देखते हैं तो 73 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये पठार स्थित है। अब इस पठार की स्थिति अपन ने बात कर ली है, ये कहाँ स्थित है और मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ये मैंने आपको मैप में बता दिया था, आप इसमें नोट्स में भी ऐड कर लेना उसको। इसके बाद अपन बात करते हैं क्षेत्रफल और इसकी लंबाई ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। सॉरी, एक और पॉइंट रह गया है, स्थिति विस्तार में इसका कौन कौन से जिलों में विस्तार है। तो अपन ने मैप में आप देखना है इसको एक बार कि मालवा के पठार की जो स्थिति है वो मुख्य रूप से मालवा के जैसे इंदौर, उज्जैन, पूरा इंदौर संभाग मान लो, उज्जैन संभाग पूरा मान लो, इस प्रकार से इंदौर उज्जैन संभाग में प्रमुख रूप से फैला हुआ। उसके अलावा रायसेन में भी फैला हुआ है, विदिशा में भी फैला हुआ है। तो अपन यहाँ पे इसको सारे डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देंगे इस स्थिति में। अब इसके बाद बात आती है क्षेत्रफल और लंबाई ऊंचाई की। तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये कुल मध्य प्रदेश के 28% भाग में फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर 88,222 वर्ग किलोमीटर
ये फैक्ट आप यहाँ पे नोट्स में मेंशन करना। कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 81,222 वर्ग किलोमीटर में। और इसके बाद इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करते तो औसत ऊंचाई इसकी जो है 500 से 800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है इस पठार की, मालवा के पठार की। तो ये आप याद कर लेना कि 500 से 800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। उसके बाद चोटियों की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमुख रूप से आपको कई सारी चोटियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहाँ पे मिलेगी सिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिगार की चोटी कौन से पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखना है, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर पे जाना पाव, 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अन्य चोटियों में आप याद रख सकते हो धजारी की जो चोटी है वो भी मालवा के पठार की ही चोटियों में गिनी जाती है। अब ये चोटियाँ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं नदियों पे। नदियाँ प्रमुख रूप से यहाँ पे निकलती है, एक चंबल नदी, शिप्रा, बेतवा और काली सिंध, ये प्रमुख नदियाँ हैं। आप इसके अलावा भी और छोटी मोटी नदियाँ निकलती है, लेकिन आपको प्रमुख रूप से जो नदियाँ याद रखना है उसमें सबसे मेन चंबल, शिप्रा, बेतवा, काली सिंध जैसी नदियाँ यहाँ से निकलती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नदियों में। तो जो नदियाँ अपन ने डिस्कस करी है यहाँ पे चंबल, शिप्रा, बेतवा, काली सिंध। उसके बाद चट्टानों की बात करते हैं तो मालवा के पठार का जो निर्माण वो क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ था। तो क्रिटेशियस युग के अंत की घटना आपको पता होगी, वो ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी मैं लाइटली बता देता हूँ कि जो चट्टानें यहाँ पर है क्रिटेशियस युग के अंत में बना था। तो यहाँ पे जो दक्कन ट्रैप का जो लावा था उसके लावा के जमने से यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। तो प्रमुख रूप से यहाँ पे आप याद रखना कि क्रिटेशियस के अंत में बना दक्कन की लावा से बेसाल्ट चट्टानों का यहाँ पर निर्माण हुआ था। तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण, इसी से आगे चल के काली मृदा का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पे खनिज की बात करते हैं तो खनिज की यहाँ पे बहुत कम खनिज पाए जाते हैं, कम उपलब्धता है, खनिजों की कम उपलब्धता यहाँ पर पाई जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कृषि और मृदा की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ और बेसाल्ट चट्टानों के फिर टूटने से जो यहाँ पर मृदा के बारे में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का यहाँ पे निर्माण हुआ है। अब काली मिट्टी का निर्माण हुआ है तो अपन सब मालवा में मतलब रहने वाले हैं, मैं खुद मालवा का ही निवासी हूँ, तो अपन को पता है यहाँ पे मुख्य रूप से सोयाबीन, गेहूं और ज्वार का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा यहाँ पे काली मिट्टी में कपास की खेती का भी उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन जो होता है सोयाबीन गेहूं का होता है, और गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण मालवा के पठार को जो है गेहूं ढलिया का पठार भी कहा जाता है। ये एक अच्छा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, गेहूं ढलिया का पठार मालवा के पठार को कहा जाता है। इस प्रकार अपन ने देख लिया है। अब औद्योगिक केंद्र की बात आती है नेक्स्ट। अब यहाँ पे खनिज बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है, उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए उद्योग है। तो प्रमुख रूप से जो उद्योग यहाँ पर प्रसिद्ध है औद्योगिक केंद्र में, मंडीदीप, रायसेन का, मेघनगर है, झाबुआ, उसके अलावा पीथमपुर, इंदौर का, ये आप सबको पता होगा ही सही। उसके अलावा एक और पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र भी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। ये अपन ने औद्योगिक केंद्र के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तापमान और जलवायु वहाँ पर कैसे क्या है। तापमान और जलवायु की बात करें तो जो मालवा का पठार है उसकी जो जलवायु है सम जलवायु है, मतलब न तो यहाँ पे अधिक ठंड रहती है ठंड के सीजन में, शीतकालीन में न अधिक ठंड रहती है, और ग्रीष्मकाल में भी अधिक गर्मी नहीं रहती है। तो तापमान और जलवायु में अपन बात करें तो चीनी यात्री फायान जो थे उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। उसका यही कारण है कि न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा। तो यहाँ पे जो औसत तापमान अपन बात करते हैं ग्रीष्म काल में 40 से 42 डिग्री के लगभग डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ का औसत तापमान ग्रीष्म काल में रहता है। और शीतकाल में अगर बात करें अपन विंटर सीजन में, तो शीतकाल में यहाँ का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक लगभग ये
एकदम मतलब करेक्ट एक्चुअल फैक्ट नहीं मिलेगा आपको, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं मिलेगा, तो आप लगभग हर एक फैक्ट के बाद लगाना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो शीतकालीन तापमान रहता है। इसके बाद जलवायु मैंने आपको बताया अभी, सम जलवायु, और एक और वर्षा जो है, वर्षा के बारे में 75 से 125 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। ये मालवा के पठार का वर्षा, तापमान, जलवायु और वर्षा से रिलेटेड भी अपन ने देख लिया है। तो ये आप एक बार नोट्स इसका बना लेना, सारे एक बार नोट कर सकते हो पॉइंट आप वीडियो में देख के। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, आप सुनने से जो फैक्ट अपन को मेमोरी में फिट होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, एग्जाम में आपको मतलब डायरेक्टली याद आ जाते हैं और आप उस पर टिक कर देते हो। तो इस प्रकार अपन ने सारे डायमेंशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, और मालवा के पठार का अपन ने पूरा डिटेल में आपको अलग अलग भाग में विभाजित करके मैंने आपको समझा दिया है, एक एक फैक्ट इसमें कवर किया है। अब लास्ट जो पॉइंट बच रहा है अपना महत्व, उस महत्व के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, महत्व किससे रिलेटेड क्या है। ये नोट्स आप जितने साथ साथ बनाते जाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नोट्स साथ साथ में बनाते जाओ, तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। मैं खुद आपके लिए नोट्स बना के फिर पढ़ाता हूँ आपको, ताकि आपके लिए सारे फैक्ट्स इसमें कवर हो जाएं। अभी महत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो महत्व किसी भी पठार का अपन लिखेंगे तो दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो इसका सांस्कृतिक महत्व क्या होगा और एक इसका पर्यटन के आधार पर क्या महत्व है। सांस्कृतिक आधार पर अगर इसका महत्व देखा जाए तो मालवा के पठार में मतलब झाबुआ, अलीराजपुर, धार जैसे जिलों में भील जनजाति पाई जाती है। तो उन भील जनजाति की अपनी अलग विशेषता है, उनकी संस्कृति जो है बहुत ही अलग है। आपने सुना होगा भगोरिया पर्व जो है उनका मनाया जाता है। इस प्रकार कई यहाँ पे भील जनजाति द्वारा अलग अलग रस्म, अलग अलग विवाह पद्धतियाँ। तो ये सांस्कृतिक महत्व मालवा के पठार का इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है तो उनका अलग सांस्कृतिक महत्व है। उसके अलावा पर्यटन के आधार पर इसका महत्व देखा जाए तो मालवा के पठार में आपको कई पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे प्रमुख है सांची का स्तूप, आपने सुना होगा, ये मालवा पठार में रायसेन जिले में स्थित है। उसके अलावा अपन एक और डिस्कस करते हैं मांडू, द सिटी ऑफ जॉय। लास्ट ईयर एमपीपीएससी शायद कोई से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मांडू भी मालवा के पठार में ही आता है। उसके अलावा धार्मिक स्थल की अपन बात कर ले तो उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध उज्जैन, जो कि मालवा के पठार में स्थित है। तो इस प्रकार अपन इसका महत्व अपन ने डिस्कस किया, सांस्कृतिक प्लस पर्यटन के आधार पर इसका महत्व क्या है। तो ये मालवा का पठार मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, स्थिति से लेकर महत्व तक। इसका एक एक डायमेंशंस क्लियर करवाया, एक एक फैक्ट क्लियर करवाया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डाउट सही करके जो भी आपका डाउट हो उसे क्लियर कर सकूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम क्विज ग्रुप की लिंक भी दी है। तो आप ये सारे पठार जो पढ़ा रहा हूँ इसके कम से कम मैंने 1000 के समथिंग उसमें क्विज ऑलरेडी डाल रखा है, और डे बाय डे और उसमें मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो पठार वाला टॉपिक आप उसमें ढूंढे, टॉपिक वाइज मैंने क्विज उसमें डाल रखे हैं। तो पठार जैसे ही यहाँ से वीडियो में पढ़े उसके बाद आप वहाँ जाके क्विज सोल्व करिए, तो आपको मतलब अपनी तैयारी का धीरे धीरे आप जो पढ़ रहे हो उसका एक अनुमान भी लगता जाएगा कि किस प्रकार हम पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन सही है क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन मिलेंगे बुंदेलखंड के पठार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।